नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बीते एक हफ्ते से हॉक्स कॉल्स ने हड़कंप मचाया हुआ है। हर दिन एक दो नहीं बल्कि दर्जनों फ्लाइट्स में बम होने की झूठे फोन आ रहे हैं, जिससे कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। बाद में जांच में पता चलता है कि बम की धमकी झूठी थी, लेकिन तब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। आज एक बार फिर 30 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। नतीजा यह हुआ कि डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल कई फ्लाइटें कैंसिल हो गईं। आज जिन फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है उसमें एयर इंडिया, इंडिगो की 10 फ्लाइट, विस्तारा की 10 और आकाशा एयरलाइंस की 5 फ्लाइट शामिल हैं। यह सिलसिला बीते 9 दिनों से चल रहा है। 150 से ज्यादा अलग अलग फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं और लगभग 500 करोड़ रुपए इन झूठे फोन कॉल्स की वजह से नुकसान हो चुके हैं। ये हॉक्स कॉलिंग ऐप, ईमेल और ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से मिल रही हैं जो ज्यादातर विदेशों से हैंडल हो रहे हैं। यही वजह है कि इनके सोर्स का पता लगाना बड़ी चुनौती है। सरकार ने ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन फिलहाल इससे कैसे निपटा जाए इसकी जद्दोजहद चल रही है। सवाल गंभीर है कि आखिर अचानक ऐसी धमकियों की तादाद क्यों बढ़ गई है? क्या इन सबके पीछे फुल प्रूफ प्लानिंग है? 150 से ज्यादा फ्लाइट्स के लिए मिल चुकी धमकियों के पीछे क्या कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है? और सबसे अहम सवाल यह कि क्या कोई ऐसा लूप होल है जिसका फायदा उठाकर हड़कंप मचाने की कोशिश की जा रही है? आज इसी नए थ्रेड पर करेंगे चर्चा। आज सियासी मेहमानों से नहीं बल्कि अलग अलग एक्सपर्ट से समझेंगे पूरी बात, आपको भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं इस नई चुनौती को लेकर क्या कहा सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने। So at multiple levels we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them, and from the ministry we have thought of some legislative action also if it is required, which direction should be moved in. And we have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. Second one is the suppression of unlawful acts against safety of Civil Aviation Act. This is an act that we already have. सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच ये जो अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है मेहमानों का। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब हैं, सीनियर पायलट हैं। जितेंद्र भार्गव एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। गौरव सिंह एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर स्पाइस जेट के हैं। मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त हमारे साथ हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मेजर जनरल आपसे ही शुरुआत करना चाह रही हूं और मैं आपसे ही समझना चाह रही हूं कि इन कॉल्स का या इन ईमेल्स का या इन धमकी भरी पोस्ट का हम क्या मतलब निकालें? क्या ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट जैसा है, कोई साजिश है? ये क्यों हो रहा है सब कुछ? तो प्राची जी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पहले कई बार आती थी, होस्ट कॉल होती थी, कहीं कोई गर्लफ्रेंड के लिए कोई नाराज होके जा रही उसके लिए कॉल आ गई, या कुछ और पर्सनल रीजंस की वजह से कई बार लोग होस्ट कॉल करते थे। लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न निकल के आ रहा है। तकरीबन 100 से ज्यादा कॉल अगर एक हफ्ते में आई हैं तो इसका मतलब सीधा है, एक ही बात नजर आती है मुझे एज ए सिक्योरिटी पर्सन, कि कहीं ना कहीं भारत में को एक असुरक्षित दिखाने की कोशिश हो रही है कि भारत सुरक्षित नहीं है। आम आदमी को तकलीफ हो, फाइनेंशियल लॉस हो, और एक तरह से इतने चेक्स डाल दिए जाएं कि हर जगह पे लोग बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करें। साथ ही साथ मुझे कई बार ये लगता है कि हॉक्स कॉल के जरिए वो ये भी देखना चाह रहे हो कि हमारे टोटल प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं। अभी जैसे एक लेट डाउन प्रोटोकॉल थे जो हमारे पायलट्स बता देंगे, चाहे वो उनको तुरंत हवा में है तो तुरंत नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जाना, तुरंत खाली करना, आइसोलेटेड जगह पर रखना, ये सब है, तो पूरे उसको स्टडी करना। और उसके बाद जैसे ही अभी देखिए कहीं ये भी बात निकल के आ रही है, 100 से ज्यादा सभी होक्स कॉल निकल के आई हैं, तो हम थोड़ा डायनेमिक टाइप रूल्स कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा बीच बीच में उसको आइडेंटिफाई करके क्या है जेन्युइन है, उसके हिसाब से शायद थोड़ा ढीलापन हो। लेकिन एक बात निश्चित है कि दुनिया में पूरी जगह में पैसेंजर की सिक्योरिटी को टॉप मोस्ट रखते हुए इस तरह की होस्ट कॉल को हमेशा ही
सीरियसली लिया जाता है, उसके बाद चाहे वो डिले हो या फाइनेंशियल लॉस हो। तो यहाँ पर ये एक बड़ी सोची समझी प्लान लग रही है मुझे। भारत को असुरक्षित घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रेल एक्सीडेंट हो। 40 से ज्यादा रेल एक्सीडेंट इस साल में हो गए। आए दिन हम देखते हैं कि रेलवे लाइन पर भी कहीं ना कहीं आयरन रॉड या इस तरह की चीजें रखी जाती हैं, एयरलाइन को टारगेट किया जा रहा है, ताकि इस तरह के जो वल्नरेबल टारगेट्स हैं इनको इजी है, आप देखिए कहीं से भी मेल भेज सकते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करके कॉल कर सकते हैं, ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। उसके बाद आपको एक सीरियसली लेना पड़ेगा, ये बात उनको मालूम है। ये कॉल की तो उसके मतलब है 3-4 घंटे की डिले, फाइनेंशियल लॉस, पैसेंजर्स को तकलीफ, और एक तरह से अगर 100 से ज्यादा ऐसे हो जाता है तो लोग उन एयरलाइन से जाना बंद कर देंगे, फॉरेन एयरलाइन लेंगे, दूसरी एयरलाइन लेंगे, या तो एक तरह से भारत को, जैसा मैं पहले कहा, असुरक्षित दिखाने की कोशिश करेंगे, जो है नहीं प्राचीन। बिल्कुल, देखिए कॉन्स्पिरेसी कितनी बड़ी हो सकती है, इसका कितना नुकसान हो सकता है, या लोगों में कैसे पैनिक हो सकता है, इस तरफ मेजर जनरल ने इशारा भी किया और इस पर जांच भी चल रही है। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, जब ऐसी धमकी मिलती है उस वक्त क्या किया जाता है, आपातकाल लैंडिंग क्यों करवाई जाती है, आपातकाल लैंडिंग के दौरान क्या होता है, इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। जितेंद्र जी, आप समझाइए, जब सबसे पहले किसी भी फ्लाइट को ये जानकारी मिलती है या ये उन्हें बताया जाता है कि आपकी 10 फ्लाइट हैं जिनमें धमकी है बम को लेकर, उस वक्त क्या पहले मेजर्स लिए जाते हैं, क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, क्या किया जाता है? देखिए, जब कॉल रिसीव होती है उस समय तो नहीं पता होता कि ये होक्स कॉल है। तो सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया जाता है, अगर वो फ्लाई कर रहा हो उस समय, और सारे पैसेंजर्स को उतार के पैसेंजर्स की रीस्क्रीनिंग होती है, बैगेज का रीचेक होता है, एयरपोर्ट को देखा जाता है, पूरी तरह से जांच की जाती है, और जब पूरा क्लियरेंस मिल जाता है केवल तब फ्लाइट को दोबारा फ्लाई करने दिया जाता है। ये एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो कि इंडियन कैरियर्स नहीं, दुनिया की तमाम एयरलाइन फॉलो करती है। लेकिन अब हम बहुत समय से ये कह रहे हैं कि पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस होता है, एयरलाइन को फाइनेंशियल नुकसान होता है। मेरा ये मानना है कि अब वो दौर निकल गया। क्या ये सिविल एविएशन का इशू है? सिविल एविएशन के पास क्या वेयरविदॉल है चेक करने के लिए ये कॉल्स कहां से आ रही है? नहीं। तो ये कब तक सिलसिला चलता चलेगा? अभी आपने मंत्री जी का एक छोटा सा क्लिप प्ले किया, उन्होंने कहा कि जो हुक्स कॉल्स करते हैं हम उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन नो फ्लाई लिस्ट में तो तब डालेंगे ना जब वो पकड़े जाएंगे। अब 9 दिन हो गए हैं, 150 से ज्यादा फ्लाइट अफेक्ट हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज अभी तक सामने नहीं आई है कि हम कहें विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स हम लोग उनको पकड़ सकते जिन्होंने कॉल की है। तो ये सब जो हो रहा है, तो ये कब तक चलेगा इज अ क्वेश्चन जो हम सबको पूछना चाहिए। क्या ये हम रोज सुनेंगे कि प्लेन्स के फ्लाइट्स को, एयरलाइंस को हुक्स कॉल्स रिसीव हो रही हैं? कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के पास वेयरविदॉल नहीं है, ये उनके डोमेन में नहीं आता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए वो क्या कर रही है पकड़ने के लिए। क्योंकि इससे क्या होता है, एक भ्रम पैदा होता है, डर पैदा होता है फ्लाइंग पब्लिक को, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये क्या हम वेट कर रहे हैं कि कब एक होक्स कॉल नहीं हो, जेन्युइन कॉल हो। मेरा ये मानना है कि मैटर हैज टू बी टेकन सीरियसली, और अभी किसी को पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डाली जाए कि भारत सरकार क्या कर रही है पकड़ने के लिए जो लोग कॉल निरंतर ठीक कहा आपने जितेंद्र जी, और पूरे देश में इस बात की चर्चा है। सिर्फ फ्लाइट्स को लेकर हो रहा हो तब भी समझ में आए, यहाँ फ्लाइट्स को धमकियां दी जा रही हैं, सीआरपीएफ स्कूल को धमकियां दी जा रही हैं, आए दिन हमारी जो पटरियां हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है रेल की। तो ये क्या साजिश है, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। एक छोटा जवाब में मेजर जनरल जी आपका चाह रही हूं, जो जितेंद्र जी ने कहा वो बात बहुत गंभीर है कि 9 दिन हो गए, 9 दिन के बाद भी अभी तक हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि इसके पीछे चेहरा कौन है, हम कौन, कहां से ये साजिश रच रहा है, कहां से ये धमकियां आ रही हैं, ये इतना मुश्किल क्यों है? बिल्कुल ऐसा है कि ये जो इस्तेमाल करते हैं, ये जिसको कहते हैं वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि
कॉल करने की, जिसको आइडेंटिफाई करना, यानी कि उसका आईपी एड्रेस ढूंढना या उस कॉल कहाँ से आ रही है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो किसी दूसरे देश में हो जाता है, कई बार वो 2-3 जगह पे हॉपिंग करके भी हो जाता है। एक देश से शुरू हुआ, बाकी कुछ देर बाद दूसरे देश में, तीसरे देश में, और उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से इनको ढूंढ पाना समय लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो समय आ गया है कि इन परपेट्रेटर्स को किसी ना किसी तरह से जरूरत पड़े तो अभी जरूरत है, चाहे वो हमारा सीबीआई हो, आईबी हो, एनआईए हो, या फिर लोकल पुलिस हो, या इवन जरूरत पड़े तो एफबीआई, सीआईए, फॉरेन को, हमारे जो मित्र देश हैं उनकी मदद लेके इन चीजों को खत्म करने की कोशिश की जाए, ठीक। क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। ये एक वल्नरेबल है एयरलाइन, जैसे जितेंद्र जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि उनके पास वो वेर विदाउट नहीं है कि वो इस तरह से कॉल को ट्रेस कर सके, ट्रैक कर सके। यहाँ पर एक गवर्नमेंट एजेंसी को ज्वाइंटली होके काम करना पड़ेगा, तभी एक हैंड होल्डिंग करनी बिल्कुल पड़ेगी, सर। और जरूरी, देखिए, क्योंकि जब कोई कॉल आती नेशनल है सिक्योरिटी का तो वो सवाल है, कॉल नेशनल हॉक्स कॉल है, वो फेक है, वो अफवाह है, या वो सच है, ये तब तो पता नहीं चलता ना। उस वक्त तो आपको आपातकाल लैंडिंग भी करानी है। जो अंदर बैठे हुए यात्री हैं, अगर वो पैनिक हो रहे हैं तो आपको उन्हें भी ठीक रखना है, उनकी घबराहट को भी दूर करना है। इन तमाम बातों से हमारी जो इंडिया की एयरलाइन है वो जूझ भी रही है। और ये बात कैप्टन सिकंदर रिजवी जी, आप मुझे समझा सकते हैं कि जब पायलट को ये जानकारी मिलती है कि आपकी फ्लाइट में ऐसी धमकी है या ऐसी जानकारी है, ऐसी कोई कॉल आई है, तो क्या किया जाता है सबसे पहले? देखिए, सबसे पहले अगर जैसे कि पायलट को बता दिया जाता है, उसको ट्रैफिक कंट्रोल ही बताता है। देखिए, कोई कम्युनिकेशन कोई और दूसरी चीज नहीं है। मैं इजी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। तो पायलट का सबसे पहले ये होता है कि सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, और पैसेंजर को जल्दी नहीं बताते हैं कि हमारा प्लेन के ऊपर धमकी आई हुई है, वरना पैनिक हो जाएगा एयरक्राफ्ट के अंदर। कोशिश करते हैं नियरेस्ट एयरपोर्ट के ऊपर एक सर्टेन हाइट के ऊपर एयरक्राफ्ट को रखते हैं, नीचे रिड्यूस उसकी हाइट नहीं करते हैं, और पास के किसी एयरपोर्ट के ऊपर कांटेक्ट करने के बाद ये सजेस्ट करता है पास का कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वहां जाकर उसको लैंड करते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पैसेंजर को बाहर उतार दिया जाए। लेकिन जो ये सब बात हो रही है, ये तो एक एक्सरसाइज है जो सेफ्टी मेजर के अंदर आती है। लेकिन अभी मेजर जनरल साहब ने जो बात कही ना, वीपीएन कॉल वाली भी बात करी गई है। देखिए, इसके पीछे एक साजिश इस तरह की भी हो सकती है कि भारत को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है, नुकसान पहुंचाने की भी साजिश हो सकती है। लेकिन एक चीज तो ध्यान देने के लिए हमारी एजेंसियों के लिए है कि जो हॉक्स कॉल आ रही है, 10-10 कॉल आ रही है, एक एक कंपनी को आ रही है, यानी कि काफी आ रही है, सारे दिन आ रही है। ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए, इसी के अंदर हम थोड़ा सा लापरवाही कर जाए या जरा तो आ ही रही है। हो सकता है कि हमारे कारकुन ऐसे नहीं है। हम जानते हैं हमारे जो ग्राउंड स्टाफ हो, चाहे हमारे सिक्योरिटी स्टाफ हो, और जो हर एयरलाइंस का अपना एक सिक्योरिटी मैनुअल होती है, उसका प्रोसीजर वो अडॉप्ट करते हैं, उसको बीसीएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, उसको पास करती है। लेकिन इसमें कहीं हम चूक ना जाए कि कहीं कुछ एक हो जाए। ये ध्यान रखिएगा, इतनी सारी कॉल होने में, हॉक्स कॉल के होने में, कहीं ऐसा ना हो कोई एक रियल कॉल, या ऐसा ना हो कि ये एक कर्टन टाइप का बनाया जा रहा है जिसमें हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाए। दो चीजें हैं, एक तो ये डर है, दूसरा ये डर है कि साहब ये जो हमें बदनाम किया जा रहा है इंटरनेशनली कि साहब इनके जो है सेफ्टी है ही नहीं। ना जो ट्रेन, मेजर जनरल साहब ने जो बात की थी बिल्कुल सही, कि ट्रेन क्या देखिए जगह जगह कहीं लोहा पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है, तो बदनाम करने की साजिश है। टूरिस्ट आना बंद हो जाए, लोगों का आना बंद हो जाए, ट्रेड बंद हो जाए, इसी तरह शुरुआत होती है। ये साजिशें तो हो रही हैं। देखिए, ये वीपीएन कॉल जो हो रही है, ये इंटरनेशनल कॉल हो सकती है, इंडिया में बैठ के भी हो सकती है, इसके पीछे साजिशें हो सकती हैं, हो रही हैं, और बहुत सारी एजेंसियां हैं, करती हैं। लोग बात करने में जरा सा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, मैं हिचकिचाता नहीं हूँ, क्योंकि आईएसआई की भी प्रैक्टिस ये रही है और कई ऐसी एजेंसीज की प्रैक्टिस रही है कि हमें भारत के अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ये जो हॉक्स कॉल के चक्कर में कहीं ऐसा ना हम चूक जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए, धमकियां सिर्फ फोन के जरिए नहीं ना, आप जो भारत के दुश्मन हैं वो भी तो इस बात का फायदा उठा रहे हैं ना। आप पन्नू का ही आप जो स्टेटमेंट है या जिस तरीके से धमकी दी गई है एयर इंडिया को, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर घबराहट पैदा करती है। लेकिन जब आपातकाल लैंडिंग हम करा रहे हैं, हम देख रहे हैं कई जगह पर जो यात्री हैं वो भी पैनिक नजर आ रहे हैं। अब गौरव जी समझाइए जरा, ये दर्शकों को बड़ी आसान भाषा में आप समझाइएगा, क्योंकि वो फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, उनके जहन में सवाल होते हैं, डर पैदा हो जाता है उनके जहन में कि भाई हम फ्लाइट का टिकट कराएं भी या ना कराएं, ऐसा ना हो कि कोई कॉल आ जाए, हमारी आपात लैंडिंग करवाई जाए। तो कितने सुरक्षित होता है जब हम आपात लैंडिंग कराते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, या क्या एयरक्राफ्ट में हम चेक करते हैं, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं? जी मैम, जैसे आपने पूछा मुझसे, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी दूंगा। जैसे जहाज, हमें मालूम पड़ा कि इस पर्टिकुलर जहाज में एक बॉम्ब थ्रेट का कॉल है। देखिए, हर एक कॉल को हम एकदम सीरियसली ही ट्रीट करते हैं। कप्तान साहब ने कहा, हमारे सीनियर सर जो बैठे उन्होंने कहा, कोई भी कॉल को हमने कभी नेग्लिजिबल
वे से नहीं लिया है। एयरक्राफ्ट को हम एक अलग सुरक्षित जगह ले जाते हैं और पैसेंजरों को सेफ्टी तरीके से एकदम क्विक टर्न अराउंड में उन्हें उतारा जाता है। हमारे पास डीजीसीए और हमारी एयरलाइन सिक्योरिटी बीसीएस द्वारा दिए हुए सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। जो जो एरिया सस्पेक्ट हो सकता है कि जहां पे भी बॉम्ब या कोई भी तरह का ऐसा कोई एक्सप्लोसिव होने की संभावना है, वो उस एरिया को हम फिजिकली चेक करते हैं। हमारे अलावा हमारी एयरलाइन की सिक्योरिटी, हमारे एयरपोर्ट पे सीआईएसएफ, हमारी बीडीडीएस टीम जो बॉम्ब स्पॉट टीम है एयरपोर्ट पे, हर एक एयरपोर्ट पे तैनात है, उसका सपोर्ट होता है। साथ में हमारी रेगुलेटर्स डीजीसीए, उनका भी पूरा सपोर्ट होता है। और इसे हम विजिलेंटली लगभग 6 से 8 घंटे का एक्सटेंसिव चेक है जिसे हम फॉलो करते हैं। और उसके होने के बाद हमारे हर एक इंजीनियर, हमारे कप्तान, हमारे सिक्योरिटी हेड, हमारे डीजीसी के अफसर, हर एक लोग उसको साइन करते हैं। तो आप अंडरस्टैंड करिए कि व्हेन द एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग और उसके लैंड होने से लेकर टेक ऑफ तक 2 से 3 सुपरवाइज्ड, सर्टिफाइड और जो लोग उस जहाज की जानकारी रखते हैं वही लोग उस जहाज पे जाके काम करते हैं। और वो टेल से लेकर उसके नोज तक हर एक एरिया, हर एक जगह जहां पे भी लैप्सेस की संभावना है उसे हम चेक करते हैं। तो आप ये समझिए कि बहुत आसान नहीं है कि भाई हॉक्स कॉल है, हम इसमें बॉम्ब रख दिया है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक प्रोफाइल बनी हुई है कि हॉक्स कॉल को कैसे डील करना है। एज एन एयरलाइन पर्सनल हमें सभी लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि एक हॉक्स कॉलर है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल किया, एयरक्राफ्ट में बम है, हम पूछते कहाँ है, कौन सी जगह है, कौन सी एयरलाइन है, किस तरह रखा हुआ है, तुम कौन बोल रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है, क्यों तुम ऐसा करना चाहते हो। पूरी प्रोफाइलिंग है। और प्रोफाइलिंग करते करते हमारे लोगों को समझ आ जाता है कि ये रियल टाइम है कि नहीं। ऐसे भी हम उसे रियल टाइम में डील करते हैं। बट एसओपी बहुत तगड़ा है। हर तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर ली जाती है। आप एयरपोर्ट में घुसिए, पहले आपके प्रूफ चेक होंगे, काउंटर्स पे फिर चेक होंगे, स्क्रीनिंग होगी आपकी लगेज की, आपका लगेज अलग, आप अलग, फिर चेक होते हो। जब आप एयरक्राफ्ट पे जाने लगते हो फिर आपकी चेकिंग होती है। तो इतने लेवल ऑफ सिक्योरिटीज हैं कि लैप्सेस विद इन द सिस्टम एकदम पॉसिबल नहीं है, मैं कहूंगा। और देखिए, दूसरी सर ने कहा देश की इमेज का बहुत बड़ा सवाल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पीक सीजन है त्योहारों का और हमारे आउटसाइड से टूरिस्ट लोगों का आने का। इंडिया का सीजन बहुत ही रिच रहता है, लोग बाग आते हैं पूरे वर्ल्ड से इंडिया को देखने। तो ये एक तरीके से डर पैदा करना बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है सर ने जिस तरीके से रखा है। और इसके बाद में हम एक उभरते देश है, हमारे आसपास हर एक कंट्री में आप सुन ही रहे होंगे कि इस तरह का परेशानी, उस तरह की परेशानी हो रही है। इंडिया एज अ कंट्री, हमने कोई भी तरीके से इतना हार्मोनियली हर चीज को हमने हैंडल किया है कि बाकी देशों में। बिल्कुल गौरव, देखिए उभरता हुआ देश है और जब हम भी एक पैसेंजर के तौर पर फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो इस बात को लेकर सुनिश्चित रहते हैं आपको सिक्योरिटी चेक से होकर गुजरना है, लगेज का आपको चेक कराना है, आपको हर बार चेकिंग करनी है। और ऐसे में अगर लैप्स की खबरें सामने आएंगी तो यात्रियों के मन में थोड़ा सा डर जरूर है वो पैदा होगा। और क्या यही मेजर जनरल सर, यही मंशा ऐसे कॉल्स के पीछे हो सकती है कि आप यात्रियों के मन में एक शंका पैदा करिए, एक डर पैदा करिए कि आसमान में आप उड़ रहे हैं, आपकी फ्लाइट के साथ कुछ भी हो सकता है, और फिर इसे इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ लेकर चलिए। बिल्कुल, आप देखिए कि बिल्कुल प्राची जी बिल्कुल ठीक कह रही है कि जब भी ये फ्लाइट डाइवर्ट होती है, जैसे कि सिकंदर साहब ने बताया था कि शायद उनको नहीं बताते इमीडिएटली, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें बताना पड़ता है कि हम दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। पैसेंजर्स को पता चलता है, बाद में उतारा जाता है, सभी सामान की चेकिंग होती है, उनकी चेकिंग होती है, तो एक बड़ा हैरेसमेंट होता है। और एक तरह से अभी जैसे 100 कॉल आ गई है, 150 कॉल आ गई पिछले 9 दिन में, तो समझिए कि एक आम जनता में एक पैनिक का माहौल बन गया कि पता नहीं मैं जाऊं, मेरी फ्लाइट कब उड़ेगी, नहीं उड़ेगी, या उड़ेगी भी तो कब पहुंचूंगा, क्या मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर पाऊंगा, क्या अपनी बीमार माँ को देख पाऊंगा। ये सब बातों को देखते हुए एक बड़ा ही एक पैनिक वाली सिचुएशन डेफिनेटली हो रही है। खास तौर से जैसे अभी बताया था कि त्योहारों का माहौल है, काफी ट्रैवल होता है, तो एक इकोनॉमिक चोट पहुंचाने की है। दूसरा, जब भी कोई फ्लाइट डाइवर्ट होती है तो कई खर्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे प्राची जी अब बता रहे थे कि चाहे वो उनका एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा हो, वहां लैंडिंग के बाद ग्राउंड स्टाफ का खर्चा हो, पैसेंजर्स को संभालने का खर्चा हो, उसके बाद ओवर टाइम का खर्चा हो, ये कई खर्चे मिला के कई बार 60, 70, 80 लाख, कभी कभी 1 करोड़ तक का खर्चा तक पहुंच जाता है, या उससे ज्यादा भी हो जाता है अगर आप कहीं विदेशों में लैंड कर रहे हैं। तो ये हर एक में फाइनेंशियल खर्चा, देश की इमेज का नुकसान और पैसेंजर को तकलीफ, और करने वाला कौन है?
ये कोई आतंकवादी ग्रुप या कोई आम आदमी टीनेजर नहीं है, प्लान्ड है ताकि भारत की इमेज, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार पहले भाई इस तरह की बयानबाजी भी आई है कि हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए। हाँ। ये नुकसान पहुंचाने की ओवरऑल चाल का एक हिस्सा है। और अगर चाहे मैं तो कहता हूँ, जैसे भी आपने बताया था पन्नू ने कॉल किया है, तो आज हम वहां हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा है। जब उसने ऐसी कॉल पूरे पब्लिक फोरम में किया है कि 1 से 19 नवंबर तक ट्रैवल नहीं करे, तो क्या एक्शन लिया जा रहा है उसके खिलाफ? क्या वो देश एक्शन ले रहे हैं उसके खिलाफ जिसने की एक तरह से टेररिस्ट टाइप एक्शन ने कॉल दी है लोगों को? तो ये चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं हमें एक इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन भी करना पड़ेगा, अपने मित्र देशों की मदद भी लेनी पड़ेगी, और जरूरत पड़े तो ये कानून, अब देखिए क्या कानून था, अब कानून बदली हो रहा है। अब तक नो फ्लायर जोन से क्या मतलब हो गया? नो फ्लायर से ठीक है भाई, मत उड़ाओ मुझे, जब तक एक कड़ी सजा नहीं होगी। अभी तक इसकी सजा ही नहीं थी, इनको क्रिमिनल एक्ट के तहत बिल्कुल, डील आप किया नो जाता है कि फ्लायर कर आपने भी रहे हैं, पब्लिक। लेकिन कम से कम ये तो पता चले ना कि वो लोग हैं कौन, इसके पीछे कोई बड़ा चेहरा है या फिर कोई कोई साजिशन कर रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है। पहले ये तो पता चले कि आखिर ये है कौन, ये कर क्या रहा है और ये क्यों नहीं पकड़ में आते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमित दुबे जी भी जुड़ गए हैं साइबर एक्सपर्ट के तौर पर। स्वागत है अमित जी आपका इंडिया टीवी पर। सर, यहाँ जितने भी एक्सपर्ट हैं ये इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं या गंभीरता इसी बात को लेकर है कि 9 दिन से ज्यादा बीत गए, बार बार हॉक कॉल्स आ रही हैं कि एक दिन में 30 से 35 फ्लाइट्स को धमकाने की खबर सामने आ रही है। इन्हें पकड़ क्यों नहीं पाते? ये इतना मुश्किल कैसे हो जाता है कि हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये उस जगह पर बैठा हुआ है या इस जगह पर बैठा हुआ है, ये शख्स हो सकता है? क्या मुश्किलें आती है? देखिए, कारण सेम ही है। जो टेक्नोलॉजीज की इनेबलमेंट है वो इस हद तक हो चुकी है कि कोई व्यक्ति यदि चाहे तो अपने हक को काफी हद तक एनोनिमस कर सकता है, छुपा सकता है। पहले लोग वीपीएन यूज करते थे, उसके बाद स्पूफ कॉलिंग करने लगे, फिर लोग ब्लॉकचेन बेस्ड वीपीएन यूज कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसी डेडिकेटेड डिवाइस आ गई। पहले मैं समझाता हूँ कि वीपीएन होता क्या है। कि यदि आपको कोई ईमेल आ रही है, प्रोटोन मेल से आ रही है, तो प्रोटोन मेल खुद ही एक ऐसा सर्वर है जो किसी की रियल आईपी एड्रेस नहीं देता। ये डार्क वेब पर ज्यादा एक्टिव होता है। अब ऐसी सर्विसेज क्रिमिनल के पास हैं, वो आपको ईमेल कर सकते हैं और मैसेज पास ऑन कर देंगे। फिर एनोनिमस चैट एप्स हैं जिसके थ्रू आप मैसेज पास करोगे, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। फिर ऐसे वीपीएन सर्वर हैं कि आपकी जो आईपी एड्रेस रियल है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड रूट से स्विच होकर आएगी कि जो रियल आईपी तक पहुंचने में आपको 10 साल लग जाएंगे यदि आप प्रॉपरली प्रोसेस से चलते हैं। तो ये जो सिस्टम बन गया है लोगों की डिजिटल प्राइवेसी के नाम पर जो ऑफरिंग हो रही है, उससे क्या होगा, क्रिमिनल को ज्यादा फायदा होता है। क्रिमिनल को पता है कि मैं ऐसा करके छुपा रह सकता हूँ। फिर एक कॉल स्पूफिंग फैसिलिटी होती है। अभी लगातार आपने देखा होगा कि कॉल आते हैं, जैसे कि आप ही के नंबर से मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ, किसी के भी नंबर से किसी को कर सकता हूँ। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है सिस्टम में, ये इसलिए दी गई थी, कॉलर आईडी एक्सचेंज बोलते हैं इसको, कि आप यदि एक्सचेंज सेटअप कर लें तो एक्सचेंज पर आप कोई भी नंबर डाल देंगे तो वो नंबर सामने वाले को दिखाई देगा। अब ये फैसिलिटी क्रिमिनल अपने मिसयूज में करते हैं। अब आपके नंबर से भी कॉल आ रहा है तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? फिर ऑपरेटर से पूछते हैं तो ऑपरेटर बोलता है कि ये तो वाइप कॉल है, तो किसी इंटरनेट के थ्रू आया। फिर पूछते हैं तो नीदरलैंड से आया है, नीदरलैंड में फिर वीपीएन यूज किया हुआ है, तो एक्चुअल सर्वर रशिया में कहीं होगा। सो ये जो चेन है इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है, यदि पुलिस चाहे भी तो इमीडिएट कुछ नहीं कर सकती। हाँ। और उसमें बहुत वक्त लगता है, थॉरो इन्वेस्टिगेशन। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला, एक के बाद एक हॉक कॉल्स का आना, एक के बाद एक एयरलाइन को धमकी देना, एक के बाद एक फ्लाइट्स का कैंसिल हो जाना। ये कितना गंभीर है और ये कितनी बड़ी साजिश हो सकता है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जितेंद्र जी। जब हम बात करते हैं कि फ्लाइट को धमकी मिल गई और जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी होगी, ये सुनने में हमें आसान लग रहा है कि चलिए एक प्लेन है जो आसमान में है, पता चला तो आपने नियरेस्ट एयरपोर्ट पर उसकी लैंडिंग करवा दी। लेकिन इन सब के बीच क्या होता है, कितना नुकसान हो सकता है इकोनॉमिकली, या कितना पैसे वहां पर स्पेंड होते हैं इस आपातकाल लैंडिंग में, ये जरा एक बार समझाइए। देखिए, ये क्योंकि प्लेन जब लैंड करता है, कितनी दूर के एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है, मेन डेस्टिनेशन से कितना डाइवर्जन है, कि कितना फ्यूल खर्चा होएगा, किस एयरपोर्ट पे चार्जेस लगते हैं, पैसेंजर्स को उतारा जाता है, स्क्रीनिंग की जाती है, सिक्योरिटी चेक किया जाता है, कितना डिले होता है। और ये भी हो सकता है कि वही हवाई जहाज अगर वापस दूसरी फ्लाइट ऑपरेट करना वो ना कर पाए क्योंकि प्लेन डिले हो गया। तो ये सब कॉस्ट वर्कआउट करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, कॉस्ट एक फैक्टर है। 9 दिन के पश्चात हमारी जो मेन समस्या ये है, इसको कैसा रोका जाए। क्या ये तमाशा, पार्डन माय यूजिंग दिस वर्ड, चलता रहेगा और रोज हमको फोन कॉल आते रहेंगे?
एक पैनलिस्ट ने बहुत सही कहा कि ये बहुत कठिन होता है उनको ट्रैक डाउन करने का। जरूरी बात है, कोई ऐसा तो सिस्टम यूज नहीं करेगा कि मेरा फोन कॉल पुलिस अथॉरिटीज के रिकॉर्ड पे आ जाए और वो मेरे को एकदम पकड़ ले। दे आर स्मार्टर, वी हैव टू बी, इफ दे आर स्मार्ट वी हैव टू बी स्मार्टर एंड कैच देम। तो हमको कब तक ये सिलसिला चलता जाएगा देखना पड़ेगा, चाहे वो VPN सिस्टम हो, चाहे वो मल्टीपल कंट्रीज के थ्रू ऑपरेट कर रहे हो। अब आवश्यकता हो गई है कि कंट्री की इमेज के लिए एयरलाइंस के बिना किसी हिच के ऑपरेशंस के लिए इंटरनेशनल असिस्टेंस की आवश्यकता है तो लो। अगर हमारे पास कैपेबिलिटी तो उसका इस्तेमाल किया जाए। ये एविएशन इशू नहीं रहा है अब, दिस इज एन इशू विच मस्ट मूव टू द डोमेन ऑफ द होम मिनिस्ट्री कि हम कैसे लोगों को पकड़े। क्योंकि ये कहना कि हम ज्यादा एयर मार्शल्स को अपॉइंट कर देंगे, हम सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट पर स्ट्रिंजेंट कर देंगे, ये सब तो हो गए, बट हाउ डू यू गेट टू द कल्प्रिट? नहीं तो आज आप 9वां दिन है, कल 10वां होगा, 11वां होगा, 12वां, ये सिलसिला चलता चलेगा। तो वी हैव टू वर्क इट आउट कि हमको कैसे करने का है। एंड आई विल नॉट एग्री ऑन दिस थिंग कि कल्प्रिट्स जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम उससे स्मार्टर नहीं हो सकते, हम उनको नहीं पकड़ सकते। बट द एम्फेसिस हैज टू बी मूव्ड, जैसे कि सब टेलीविजन चैनल्स करते हैं 20 फ्लाइट, अब तक 160 फ्लाइट हो गई, 9 दिन हो गए। अब लेटेस्ट काउंट द नंबर ऑफ आवर्स कि कितने दिन से ये सिलसिला चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक उनको नहीं पकड़ा है। The pressure has to be mounted on our investigative agencies. Let's get them so that this kind of a tamasha stops immediately. भ्रम होना, डर लगना, पैसेंजर्स को नुकसान होना, all these are passe now in my opinion. हम बहुत दिन से ये बार-बार बोल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। नहीं सर, देखिए ये तो इसके छोटे-छोटे पहलू हैं, पैसेंजर्स को डर लगना या एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान होना। जो बड़ा पहलू है वो नेशनल पर्सपेक्टिव पर देखा जाएगा, भारत के लिहाज से देखा जाएगा, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाएगा। और जो अभी जितेंद्र जी कह रहे हैं अमित जी, वो बात एक लेमैन के तौर पर भी मैं अगर सोचूं तो वो बात मेरे जहन में भी आएगी ना कि चलिए टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, हाईटेक हो गई है, या ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा जो भी साजिश करता है वो पकड़ में ना आए। लेकिन क्या वाकई में ये संभव है कि वो सामने ना आ पाए? कितना वक्त लग सकता है ऐसे लोगों को ढूंढने में, या ऐसी कॉल्स का पता लगाने में, या ऐसे पोस्ट के बारे में पता लगाने में? नहीं, बिल्कुल असंभव नहीं है। ये बिल्कुल सही बात की है सर ने, असंभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो डेटा हम मांगते हैं वो एजेंसीज काफी टाइम लेती है रिस्पॉन्ड करने में, उनके अपने पॉलिसीज रेगुलेशंस को अप्लाई करते हैं। मान लो मुझे भी डेटा जर्मनी से चाहिए, नीदरलैंड से चाहिए, US से चाहिए, तो वो अपने तरीके से पहले वैलिडेट करते हैं उस रिक्वेस्ट को, फिर डेटा देते हैं। कुछ चीजें एमलेट के थ्रू मिलती हैं, कुछ इंटरपोल के थ्रू आती हैं, लेकिन चीजें पॉसिबल हैं। इसमें जो दूसरी चीजें मैं चाहूंगा फ्यूचर के लिए हमें करना चाहिए, एक तो है कि जो कर रहा है उसको पकड़े, प्रोसिक्यूट कराएं, एक एफर्ट उसमें लगे। दूसरा एफर्ट इस डायरेक्शन में भी लगे कि कोई कर ही ना पाए, उसके लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। देखिए, वो आपको किसी चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, जब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है तो आप डर जाते हैं। मान लो मैं उसको ब्लॉक कर दूं कि ऐसी कोई भी ईमेल या ऐसा कोई भी कॉल यदि वो स्पूफ्ड है, यदि वो VPN के थ्रू आ रहा है, यदि वो किसी ऐसे चैनल के थ्रू आ रहा है जो एब्सोल्युटली हिडन है, तो मुझे डिलीवरी ना हो तो होगा क्या? मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई ही नहीं। अब उसको ऐसे चैनल ढूंढने पड़ेंगे मेरे तक आने के लिए जो आइडेंटिफाई किए जा सके, और उसको एफर्ट और लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इधर एफर्ट लगा कि भविष्य में ऐसा ना हो, उस तरह के प्रोविजन अपने रिसीविंग सिस्टम में भी डालने होंगे, और एक गाइडलाइन बनानी होगी। और एक गाइडलाइन सिर्फ एक एविएशन इंडस्ट्री के लिए नहीं है, ये हर एक इंडस्ट्री के लिए हो सकता है। कल के दिन कहीं और किसी सेक्टर में ही थ्रेट आने लगे तो फिर वही कहानी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, और आप ही रहे ना अमित जी, CRPF के स्कूलों को थ्रेट मिले, अभी स्कूल में बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, हालांकि वो भी हॉक कॉल्स ही हुए, वो भी फर्जी था, वो भी सब झूठा था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल था नोएडा में और उनको इसी तरह के ईमेल्स आते थे, और उन्होंने मेरे से कहा क्या करें क्योंकि हम ट्रेस नहीं कर पा रहे, वो ईमेल ऐसी जगह से आता है प्रोटोन ईमेल से और इससे। तो मैंने वो सारे सिस्टम उनकी ईमेल सर्वर पर प्रोविजन कर दिया। मैंने कहा आपको अब ईमेल आएगा, डिलीवर नहीं होगा, आपको दिखेगा नहीं, पहली चीज। दूसरा, यदि आपकी वेबसाइट के थ्रू कोई डालना चाह रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैं उसकी सारी डिटेल कैप्चर कर लूंगा। तो आपने एज एन लिटिल, इसको हम बोलते हैं कि प्रोएक्टिव लेकर कि भाई कोई मेरी वेबसाइट आ रहा है तो उससे ये डिटेल कैप्चर कर लूंगा, जिसमें उसका डिवाइस टाइप, IP एड्रेस, उसका ब्राउजर टाइप, उसका आईफोन है, मैक है क्या, ये बहुत सारे डिटेल्स हम वैसे ही कैप्चर कर लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन बड़ी हेल्पफुल होती है पता करने में कि बंदा कौन है। तो ये चीजें
प्रोविजन मैंडेटरी कर देनी चाहिए फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट एज ए गाइडलाइन, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए और इन्वेस्टिगेशन आसान होता है। ठीक है, ये तो बात रही टेक्नोलॉजी की, लेकिन मेजर जनरल साहब, सिक्योरिटी एजेंसियां इस वक्त क्या करती हैं? जो कंसर्न जितेंद्र जी का है वो कंसर्न हम सबका है कि हम इस वक्त क्या करते हैं। अब देखिए, पन्नू जैसा जो देश के लिए थ्रेट है, वो अगर बड़ी आसानी से ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि मैं इतने सारे पैसेंजर्स की जान जा सकती है, या इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आप एयर इंडिया में ट्रेवल ना करें, उस वक्त में क्या पन्नू को कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या क्या करना चाहिए उस वक्त पर? बिल्कुल प्राची जी, जैसा कि दोनों एक्शन यहाँ चाहिए। एक तो जैसा अमित जी ने बताया, पहले मैंने भी बताया था कि एक टेक्निकल एक्शन एक चाहिए, क्योंकि अगर आपका खबर आती है आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये तो बात हो गई। दूसरी बात, सिक्योरिटी को टाइट करना एयरपोर्ट पर, चाहे बहुत और ज्यादा स्क्रीनिंग और ज्यादा पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की, कौन कौन पैसेंजर जा रहा है उनकी थोड़ा और डिटेल स्क्रीनिंग, यूज ऑफ एआई, ये सब भी चाहिए होगा। तीसरी बात, जैसे जो भी आपने बताई है कि अगर इस तरह के जो थ्रेट बाहर से खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये यही तो आज जो भारत और कनाडा के रिलेशन खराब होने का कारण यही है कि अगर वो खुलेआम इस तरह के थ्रेट दे रहा है तो ये दुनिया को समझना चाहिए किस कैटेगरी में ये थ्रेट आ रहा है। वो आम आदमियों को धमकी दे रहा है कि एयरलाइन के एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया जाएगा, खतरा है एयरक्राफ्ट को, आप 1 तारीख से 19 तारीख तक ट्रैवल ना करें। ये तो यहाँ पे एक तो हमें डिप्लोमेटिकली पहले ही एक्शन ले रहे हैं, और अगर हम कुछ ज्यादा एक्शन करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में हो हल्ला मचता है, चाहे वो लोग कुछ भी कर ले। लेकिन अगर उनकी आपस की गैंग वॉर में भी कोई मारा जाता है तो उसका भी इल्जाम भारत के ऊपर लगाने की कोशिश की जाती है। तो ये बात को देखते हुए आज जो है हमें जो एक तो बात हो गई कि सिक्योरिटी टाइट करना, दूसरी बात ये कि इंटेलिजेंस को और मुफीद करने की जरूरत है, ताकि जो प्रोएक्टिव वाली बात जो बताया था अमित जी, वो प्रोएक्टिव होना मेरी मिलिट्री माइंड से भी यही है कि वही एक सबसे अच्छा इलाज रहता है। कि एक तो हो गया रिएक्टिव, जब हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, एक हो गया प्रोएक्टिव कि जहां से शुरू हो रहा है आने ही ना दें, उस चीजों को रोका जाए, और जहां से सोर्स है, सोर्स को किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाए, उस चीज के ऊपर हमें एक्शन करना पड़ेगा। प्राची जी, यानी कुछ भी ऐसा है जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, सबको मिलकर काम करना होगा, सारी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, तभी शायद जाकर ये पता लग पाए कि ये हॉक कॉल्स वाली साजिश हो क्यों रही है। ये सिर्फ हमारे एविएशन इंडस्ट्री तक सीमित है या कहीं और भी ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है? ये गंभीर सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं आ रही हैं, चाहे वो रेल की पटरी हो, चाहे वो सीआरपीएफ के स्कूल को टारगेट करने वाली कॉल्स हो, चाहे फिर आज 35 से के करीब फ्लाइट्स पर धमकी भरा मैसेज देना हो। अब आपात लैंडिंग हो जाती है, जो यात्री हैं वो बाहर निकलते हैं, फिर से उनका रीचेक होता है, सब कुछ होता है। कैप्टन सिकंदर रिजवी जी, जब आप आपातकाल लैंडिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने यात्रियों को भी बताना होगा, आपको उनको बोलना तो होगा ना कि भाई हम डेस्टिनेशन पर नहीं, हम कहीं बीच में रुक रहे हैं। उस वक्त क्या बताया जाता है, क्या मैसेजिंग कन्वे की जाती है? देखिए, जब तक कि ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि हॉक्स कॉल, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि बॉम्ब होने की खबर आई है आपके जहाज के ऊपर, वो एकदम तो पैसेंजर से बताते नहीं है। उसके बाद कोर्स सेट करते हैं उधर के जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है, या ये डायरेक्शन देती है ट्रैफिक कंट्रोल के आप डाइवर्ट करिए। जब वो उसके लिए डाइवर्जन करते हैं, उस तरफ जा रहे होते हैं, तब वो पैसेंजर्स को बताते हैं कि हम इस टाइम जो है टेक्निकल लैंडिंग करने जा रहे हैं। सीधे नहीं कहते हैं हमारे जहाज के ऊपर बॉम्ब है, कभी नहीं कहा जाता है। ये कहते हैं टेक्निकल लैंडिंग है, हमको डाइवर्ट करना पड़ रहा है, हम वहाँ फ्लाई एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए जा रहे हैं। और जाकर के वो लैंड करते हैं, उनका सबसे पहले होता है कि जितनी तेजी के साथ पैसेंजर को बाहर उनका एविक्यूशन किया जाए, और चाहे स्लाइड से किया जाए, कैसे किया जाए, उनको जहाज से उनको बाहर निकाला जाता है सबसे पहले। उसके बाद पायलट और को पायलट जो क्रू होता है वो निकलता है, और उतने जो एजेंसीज हैं, जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जितने उसके फायर ब्रिगेड है, जितनी भी ग्राउंड सपोर्ट है, वहां पहुंच जाता है। वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, एक्सरसाइज है, वो किया जाता है। लेकिन देखिए, मैं फिर, क्योंकि आपने ऐसा सवाल किया है, लेकिन मेरा सोच कुछ और हो रही है कि इसके पीछे हो क्या सकता है, क्योंकि हम शायद दौर में पीछे चल रहे हैं कि हॉक्स कॉल जो आनी शुरू हुई है, और उसके साथ साथ एक टेररिस्ट भी कहता है कि साहब हम जहाजों को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि ये कोई ऐसा बैठ के शैतानी कर रहा है। इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश हो सकती है। मैं भारत की तो बात कम कर रहा हूँ, साजिश हो सकती है। इसके पीछे कोई कंट्री ऐसी हो सकती है जो हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रही है। आप इस लेवल पे हम लोग बात ही नहीं करते हैं। वो बात अलग है, मैं टेक्निकल साउंड नहीं हूँ, मुझे कंप्यूटर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं, लेकिन मैं हाईजैकिंग के बारे में अच्छे से जानता हूँ कि मैंने वो 80s का दौर मैंने देखा है, मिडिल ईस्ट का भी देखा, मैंने काफी काम मिडिल ईस्ट मैंने किया कि कैसे हाईजैकिंग हुआ करती थी, कैसे अल फतह ने हाईजैकिंग स्टार्ट करी। और तो जमाने में
आगे हॉक्स कॉल नहीं आती थी, लेकिन जो तरीका है अब वो बदल गया है, अब हाईटेक हो गया। अब ये करेंगे कुछ, होगा कुछ। ये आपको इंगेज कर रहे हैं, हॉक्स कॉल का हम वेट कर रहे हैं, उसके बाद कॉल आ रही है, लेकिन हमको एक्शन लेना पड़ेगा कि हॉक्स कॉल जहां से ओरिजिनेटेड है वो तो है ही है, लेकिन इस साजिश में और कौन हो सकता है, तार किसके जुड़े हो सकते हैं, वो बहुत जरूरी है कि हम देख इधर रहे हैं, हमारा ध्यान उधर लगवाया जा रहा है और उधर कुछ का कांड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई सीरियस मतलब आसान नहीं है, ये है सीरियस मैटर। इतने एक साथ एक मतलब कंट्री के अंदर 4-6 एयरलाइंस के अंदर सीधी अपने हॉक्स कॉल आ रही है, वो भी 8-10 फ्लाइट की आ रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये बहुत बड़ी साजिश है। जाहिर है कि जो कंप्यूटर वाले होंगे, जो भी इसके एक्सपर्ट होंगे, जो भी बैठे होंगे, उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसी तो कोई चीज है नहीं जो इम्पॉसिबल हो। और यही एक रीजन था कि चाइना ने गूगल को अपने क्या बैन कर दिया था, क्योंकि बड़ा आसान था कनेक्ट होने के लिए। उनका अपना सर्वर है, अपना ही सब कुछ होगा चाइना के अंदर, अगर आप देखिए जी तो हमें भी कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा कि इतनी आसानी से हमको कॉल ना आ सके, ठीक। ऐसा कोई फेक कॉल ना आए। एक वजह मेजर जनरल साहब जो समझ में आ रही है, अगर हम रीड करें कि आप एविएशन इंडस्ट्री, हमारी फ्लाइट्स पर आप थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप झूठी अफवाह फैला रहे हैं, लोगों के पैसेंजर के अंदर आप डर पैदा कर रहे हैं, या इमेज भारत की डेंट हो रही है। दूसरी तरफ भारत की लाइफलाइन रेलवे के साथ भी छेड़खानी हो रही है, वहां भी पटरियों के साथ छेड़खानी हो रही है, हादसे हो जाएं ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। एक वजह तो समझ में आ गई कि आप आर्थिक तौर पर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या आप कोई डिस्टर्बेंस करना चाह रहे हैं, और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए बिल्कुल, एक तो जैसा आप कह रही हैं, भारत की इमेज को खराब करना कि भारत सुरक्षित देश नहीं है। जो जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आज जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, 3rd लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो टारगेट है, ये बड़ा वल्नरेबल टारगेट है। यहाँ पे आप हर जगह गार्ड नहीं कर सकते। एयरलाइन है, बड़ा वल्नरेबल है, इजी टारगेट है। कॉल किया, कॉल आपको करना ही पड़ेगा। उसका वो एक सिस्टम है, वो करना ही पड़ेगा। नेचुरली उसके हेरेसमेंट है, पैसेंजर्स हैं, टाइम है। रेलवे लाइन है, 68,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन है भारत में, और पूरी जगह से, जंगलों से, रेगिस्तान से, पहाड़ों से निकलती है। क्या हम एक एक इंच गार्ड कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये बड़ी सोची समझी चाल है कि किस प्रकार से भारत की इमेज को खराब किया जाए। आज दुनिया में भारत अगर शांति प्रिय देश के तौर पर उभर के आ रहा है, आज दुनिया में भारत एक तरह से उभरती हुई छवि भारत की बढ़ रही है, डिप्लोमेसी में आपस में हमारे रिलेशंस बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से दिखा रहे हैं कि कमजोरी है। आप अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे हो, अपनी देश के अंदर सुरक्षा कर नहीं पा रहे हो, तो बाकी आप दुनिया की बातें करते हो। तो ये जो इमेज को खराब करने की बात है, ये सब वल्नरेबल है। ये यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू, जैसे एयरलाइन का एक अलग चैलेंज हो जाता है, लेकिन रेलवे लाइन या स्कूल्स या बाकी जगह जरूरत है आज हम सब नागरिकों को भी एक सैनिक की तरह सोचने का, कि किस प्रकार से एक सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस आए हमारे अंदर, हर एक के अंदर, कि कहीं भी हम कुछ गड़बड़ देखें तो कहीं सूचित करें, ताकि उसके बारे में तुरंत एक्शन लिया जाए। और सरकार को भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इसको इजी करे। आज मुझे कोई चीज देखी कि मैं रिंग करने में डरूंगा, यार मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहूंगा, मैं विटनेस बन जाऊंगा, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, 1000 लफड़े पड़ जाएंगे। दोनों तरफ से बड़ा जरूरी है कि ताकि एक माहौल बने, सब सुरक्षित घटनाओं को माहौल लिंक बने। करके भी देखना होगा सर, जैसे आप कह रहे हैं ना, इन सब घटनाओं को लिंक करके भी देखना होगा कि यूं ही तो नहीं हो रहा ना। अभी फ्लाइट्स, कभी सीआरपीएफ के स्कूल, कभी रेलवे लाइन, कभी कहीं पर कोई टेरर फैलाने की कोशिश, कभी कोई अफवाह। ये क्या कोई सोची समझी साजिश या कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है? ये तो बात रही कॉन्स्पिरेसी और नेशनल थ्रेट की, लेकिन गौरव जी, अगर सिर्फ इसे एविएशन के हिसाब से समझूं, इसे एविएशन इंडस्ट्री के हिसाब से समझूं, तो आप मुझे समझा पाएंगे कि इन कॉल्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या क्या नुकसान हो रहा है हमारी इंडस्ट्री को? हम देखिए, जैसे सर ने बताया कि लैंडिंग टू एन अनदर एयरपोर्ट, जैसे सर ने कहा कि भैया हम दिल्ली तो नहीं जाएंगे, तो ऐसे एयरपोर्ट पे उतरेंगे जहाँ कम भीड़ भाड़ हो। अब कम भीड़ भाड़ हो, एयरपोर्ट पे उतरेंगे, आपके पास वहाँ अवेलेबल सेवाएं, सुरक्षा कर्मी, उतने आपके पास मैन पावर है, आप हैंडल कर सकते कि नहीं। अब पैसेंजर जाना था दिल्ली, उतारा गया जयपुर, जयपुर में उससे 6 से 8 घंटे आप रुकाओगे, उसको खाना दोगे, नाश्ता दोगे, उसको एक सेफ एरिया में लेके जाओगे, एयरक्राफ्ट का फ्यूल आपने जलाया है, कैप्टन क्रू का समय आपने लिया है। इस सब चीजों को आप देखोगे तो फाइनेंशियली मैडम आप बहुत डेप्थ में जाते हो। एक इकोनॉमिक एयरलाइन चला रहे हो और ये सब चीजें आपकी एयरलाइन में रोजमर्रा की जिंदगी में होंगी, तो आप बहुत ही डेप्थ में जाओगे। सेकेंडली मैडम, एक भी चीज अगर आप इसको देखें एक टारगेट के तौर पे, अगर कितना फ्लैश होते हैं आप कि भैया एक इंडिया, एक कंट्री, एविएशन इतना बड़ा हमारा मार्केट है और हमें रोज दर रोज के रोज हमें थ्रेट आ रहे हैं, हमारे पास क्या प्रोटोकॉल है। हमने एयरक्राफ्ट ले गए जयपुर, वहां उतारे, पैसेंजर लोगों को डिटेन कर दिया, अब मालूम पड़ा कि रात को अब हम वहां जा नहीं सकते,
पैसेंजर लोग को आप होटल दीजिए, उनको सेफ्टी एरिया में रखिए, उनको ध्यान दीजिए। एयरपोर्ट के स्टाफ रुके हैं, वो लोग के पे प्रेशर है, मैनेजमेंट का प्रेशर है, एयरलाइन के इमेज का प्रेशर है। काफी सारी चीजें ना बहुत खराब कर देती हैं एक इकोनॉमिक एयरलाइन को। ये सब चीज हैंडल करने में काफी डेप्थ चढ़ जाएगा कि कहाँ भाई। बिल्कुल, देखिए कितने लेवल पर नुकसान हो रहा है ये समझना होगा ना इन कॉल्स का। एक तरफ आपके जहन में डर पैदा हो रहा है, दूसरी तरफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो सकती है। सुरक्षा एजेंसियां जांच भी कर रही हैं, सख्त कानून लाने की बात जो है एविएशन मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 9 दिन बीत गए, पता नहीं चल पाया कि किसके निशाने पर एविएशन इंडस्ट्री है या हमारी फ्लाइट्स है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि ये थ्रेट कितना गंभीर हो सकता है और इसके लिए कितने सख्त कदम उठने जरूरी हैं। इसी के साथ मुकाबला में इतना ही।